बना हुआ है उनसे आपका परिचय कराया और यहाँ पर किस तरह से अब एमसीडी के जो भी मतगणना के यहाँ पर अब तक रुझान सामने आ रहे हैं उस पर की जीत और बढ़त का यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो लगातार स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रही है और साथ में यहाँ पर इन कंट्रोल भी है। और ऐसे में एक बार फिर से रुख आपका सारिका जैन जी, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी ठीक है, अब दावे वादे कई किए गए थे, लेकिन फिर भी अगर जो भी अभी तक रुझान सामने आया कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप लोग आगे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी आप लोगों से ज्यादा बढ़त बनाए हुए है, लेकिन जो 181 का आंकड़ा पिछली बार 2017 में था वो तो इस बार शायद मुश्किल लग रहा है बीजेपी के लिए। पार्टी सिर्फ काम करने में विश्वास करती है, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हमारी जो पार्टी का मूल मंत्र यही है कि आप काम करो, रिजल्ट तो जनता को देना है। अगर जनता को लगता है कि हमने काम किया है तो जनता ने हमको वोट दिया होगा जरूर। अगर जनता को लगेगा कि हमने नहीं काम किया है तो जनता ने हमको वोट नहीं दिया होगा, क्योंकि हम काम के आधार पर चलते हैं, हम खोखले वादों के आधार पर नहीं चलते। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने खोखले वादे किए हम उस पर नहीं चलते। तो जैसे प्रदूषण दिल्ली में है आज तक नहीं खत्म हुआ, लेकिन हमने जमीनी स्तर पर काम किया है। हमें पता है हम जीतने वाले, हमारा मेयर दिल्ली में बनने वाला है और हमारी विजय जरूर होगी, क्योंकि हम काम में विश्वास करते हैं। सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण का ही जिक्र नहीं है, अगर बीजेपी शासित राज्यों में भी देखा जाए जहां बीजेपी का खुद का मेयर भी है नगरीय निकाय चुनाव में, वहां भी प्रदूषण की स्थिति बरकरार है, खत्म तो वहां भी नहीं हुआ। रुद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जिस भी तरह के रुझान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, अभी आने वाले समय में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, जो सीधी कांटे की टक्कर है, ऐसे में आम आदमी पार्टी को लगातार हम देख रहे थे जब चुनाव से पहले यहाँ पर तमाम जनसभाएं की जा रही थी तो सीधे तौर पर उनका कहना था सबसे बड़ा मुद्दा जो कूड़े का पहाड़ है उसे हटा दिया जाएगा। क्या उसके आधार पर इस तरह से वोट मिले होंगे आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत स्थिति में है। उन्होंने जो भी चीज़ें अपनी करी हैं, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो उन्होंने अपनी बातें लोगों तक पहुँचाई है और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। कहीं न कहीं बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो अपनी बातों को पहुंचाने में समर्थ नहीं रहा है, नहीं तो अभी इतनी कांटे की टक्कर होनी नहीं चाहिए थी। कारण क्या है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और अगर उसको लेकर के बीजेपी का जो दिल्ली नेतृत्व है अगर वो जनता तक नहीं पहुंच पाया है और मुकाबला इतना कांटे का फंस रहा है तो ये बीजेपी को सोचने वाली बात होगी आने वाले समय में कि उसका प्रदेश नेतृत्व किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि पिछली बार भी जब चुनाव हुए थे एमसीडी के चुनाव में, तब भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन बीजेपी ने उनको पूरी तरह से हरा करके एक बहुत अच्छी मतलब 181 सीट के आसपास उन्होंने जीता था। लेकिन यहाँ मुकाबला बहुत कांटे का है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो भी मतलब आंकड़े में अभी बीजेपी ठीक स्थिति में अपने को दिखा रही है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी अपनी बातों को समझाने में कायम रही है और इसी के आधार पर वो अपनी सीटें बढ़ा रही है और कहीं न कहीं मुकाबले में बनी हुई है। तो ये सवाल ज़्यादा उठता है बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के ऊपर कि वो अपनी बातों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो आम आदमी की पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वो बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। सत्येंद्र जैन का वीडियो आना या बहुत सारे लोग टिकट देने में पैसों के साथ पकड़े जाने, ये सब बहुत बड़े मुद्दे थे और ये आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं जो जनता का भरोसा है वो बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व पर नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि हर चुनाव में आप नरेंद्र मोदी को आगे करके चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आपको क्षेत्रीय नेता देना पड़ेगा और वहां पर कहीं न कहीं बीजेपी दिल्ली में कमजोर पड़ रही है, इसीलिए वो विधानसभा में भी चूक जाती है और अभी आप देख रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में भी वो कांटे की टक्कर में फंसी हुई है। नहीं तो उसको यहाँ पर 150 सीटों से ज़्यादा जीतना चाहिए था बड़े आसानी के साथ, लेकिन अगर वो फंसी हुई है तो कहीं न कहीं ये सवालों के घेरे में इसका प्रदेश नेतृत्व है और इनको आगे के लिए इस पर सोचना पड़ेगा और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इंदुकांत जी, आपका रुख है, चूंकि जिस तरह से यहाँ पर रुद्र प्रताप सिंह जी ने आज जिक्र किया कि कहीं ना कहीं बीजेपी को विचार विमर्श करने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो कांटे की टक्कर पिछली बार यहाँ पर दी गई थी, सीधा एक तरफा चुनाव देखा जा रहा था, वो इस बार नजर नहीं आ रहा और यहाँ आम आदमी पार्टी कभी बढ़त बनाती है तो कभी बीजेपी बनाती है। तो ऐसे में अगर बीजेपी एमसीडी हार जाती है, एमसीडी उसके हाथ से निकल जाता है, 15 साल का जो वनवास यहाँ पर चीजें चल रही थी वो खत्म हो जाता है, तो क्या जो आगे की राहें हैं बीजेपी के लिए वो आसान होती हुई नजर आ पाएंगी? आप पार्टी ने जिस तरह से अपनी स्ट्रेटजी रखी है और जिस तरह से वो अपना रंग बदलते रहे हैं, उसके बावजूद
अगर वो फाइट में है, वो कुछ सीटें पा रहे हैं, तो वाकई ये क्रेडिट उनके इस जो कहते हैं ना कि त्रिया चरित्र पे हो जाता है कि जो पार्टी का जन्म ही हुआ लोगों का स्टिंग करने से, लोगों का वीडियो बनाने से, और वो कर करके सारे मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके जारी करते थे। आपको याद होगा वो 2012-13 का समय, और सभी लोगों के खिलाफ कागजों का पुलिंदा लेके बैठते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। फिर बाद में इतने उनके खिलाफ डिफेमेशन के केसेस हुए। अरविंद केजरीवाल घूम घूम के पूरे देश में माफिया मांगते रहे कोर्ट्स में, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे कितने भी बड़े नेता, कांग्रेस के नेता हो, तमाम लोगों से, गडकरी जी से माफी मांगा उन्होंने। तो लेकिन वही आप पार्टी, ठीक कह रहे रुद्र जी, कि अब आकर करके इन चुनावों के ईव पर जब सत्येंद्र जैन के इस तरह के वीडियो सामने आए कि किस तरह से वो जेल मंत्री के प्रभार में रहते हुए जेल में बंद है, और उसी जेल में उनकी सेवा हो रही है, और ऐसी भी सेवा हो रही है कि लिख करके कोर्ट में मेवा खाने के लिए मांगते हैं परमिशन। मेवा खाने का परमिशन उन्होंने कोर्ट से मांगा। ये कौन सी जेल है? मतलब मैं अभी देख रहा था कि नवलखा का केस है, जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घर में नजरबंद किया गया है। उनके यहाँ एक महिला मित्र उनकी शराब की बोतलें, स्कॉच की बोतल लेके जा रही थी, उनको पुलिस ने पकड़ा, वो ईडी को उन्होंने वापस किया। मतलब ये हालात है देश में। सत्येंद्र जैन जेल मंत्री हैं और जेल में वो मेवे खाने की मांग कर रहे हैं। एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बता रहे थे मनीष सिसोदिया। और ऐसे हालात में भी अगर भ्रष्टाचार के जब मामले सामने आने लगे, तो जो आप पार्टी का जन्म और आधार वीडियो और स्टिंग पे है, वो कहते हैं वीडियो का ध्यान नहीं देते हैं, वीडियो पे नजर नहीं रखते हैं। मतलब शर्म लिहाज का कोई सीमा नहीं है। आप ये देखें कि जिस मंत्री को 6 महीने से जेल में है, मंत्रालय चला रहा था, आज भी अंदर बैठ कर मंत्रालय चला रहा है, वो कोर्ट में और जांच एजेंसियों के सामने एफिडेविट देता है कि उसको याददाश्त खत्म हो गई है। मतलब शर्म नहीं आती है, कोई एथिकलिटी नहीं रह गई है। जिसको आप लिखित तौर पे एफिडेविट देते हैं कि याददाश्त खत्म हो गई है, वो मंत्री बना हुआ है। जिसपे इतने करप्शन के चार्जेस, वो मंत्री बना हुआ है। ऐसे में भी अगर आप पार्टी संघर्ष कर रही है, कांटे की लड़ाई में है, तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लोगों की क्या छवि पूरी दुनिया में बनेगी, आप सहजा अंदाज लगाइए। और एक बात और कहूंगा कि गुजरात के चुनाव में अभी आम आदमी पार्टी के जो मसीहा हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, एक कागज पर लिखकर सब जगह दिखाते थे, ये गारंटी है हम सरकार गुजरात में बना रहे हैं। हर जगह ऐसे पलट कर दिखाते घूम रहे थे। अब वो कुछ बोल ही नहीं रहे। कल उनका मैं बयान देख रहा था, तो वो कह रहे थे हमारी जैसी एक नई पार्टी पहली बार में गुजरात में अगर 10% 20% वोट लाती है, तो ये कम बड़ी बात है। मतलब इस तरह से पल पल पलटना, क्या राजनीति का स्तर है इस देश में, और वो कोई आपसे सीख सकता है। जी। बिल्कुल रुद्र जी, एक बार फिर से रुक मैं आपका, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जिक्र किया डॉक्टर इंदुकांत जी ने कि कई मुद्दे यहाँ पर लगातार हावी हो रहे थे, वो हम देख रहे थे, चाहे स्ट्रिंग ऑपरेशन हो बीजेपी की तरफ से जारी करना, या जो बयानबाजी, तो जो बदजुबानी है वो भी किस कदर यहाँ पर चली थी। लगातार बीजेपी प्रत्याशी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की तरफ से ही कंस, दानव, नीच, इस तरह के शब्दों का दोनों ही पार्टी यहाँ पर जो दौर था वो सिलसिला यहाँ पर शुरू रहा। लेकिन ऐसे में क्या जनता पर इन चीजों का भी प्रभाव पड़ता है, या जनता सिर्फ विकास के मुद्दों को देखती है कि भैया हमारे क्षेत्र में ये काम इस पार्टी ने करवाया है, तो हमारा वोट तो इसी पर जाएगा? नहीं, अगर एमसीडी चुनाव की बात करेंगे तो यहाँ तो मुद्दे लोकल के ही होंगे, क्योंकि ये नेशनल लेवल के मुद्दे यहाँ पर ज़्यादा काम करते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो मुद्दे होंगे ये दिल्ली के ही मुद्दे होंगे, और दिल्ली के मुद्दे यही थे, जैसे प्रदूषण दिल्ली का बहुत बड़ा मुद्दा है, यमुना की सफाई का मुद्दा था, करप्शन के जो आरोप लगे थे वो मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है, कूड़े के पहाड़ के मुद्दे थे, ये सारे मुद्दे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस मुद्दे के साथ आप जनता तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर आप उन मुद्दों से जनता को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नेतृत्व की कमी है। आम आदमी पार्टी इतने आरोप लगने के बाद, इतनी चीज़ें होने के बावजूद अगर वो अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाई है, तो उसकी काबिलियत कही जाएगी।
कारण क्या है कि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ है और वो आप दूसरे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू बचती कहाँ है। तो ये सवाल हमेशा बीजेपी के लिए उठता रहा है कि बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इतना कमजोर हो चुका है। अब 3 चुनाव तो आम आदमी पार्टी ने इनको हरा दिया, इसके पहले कांग्रेस ने प्रदेश में इनको हराया। एमसीडी चुनाव में आप 15 साल से हैं, पिछले साल आपने इतनी अच्छी सीटें जीती हैं, सारा कुछ सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर आपके नेता यहाँ पर ज़मीन पर काम नहीं करेंगे तो जनता आपके साथ कैसे जुड़ेगी? कब तक आप नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव में वोट मांगेंगे? अब आप बताइए, दिल्ली में बीजेपी का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इस आधार पर बीजेपी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जितने मुद्दे बीजेपी के पास थे वो पिछले चुनाव से ज़्यादा थे और उसके आधार पर बीजेपी को बड़े आराम से 150 सीटें पार करनी चाहिए थी, जो नहीं कर रही है। तो ये सवाल बीजेपी के ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अपनी सीट बढ़ा रही, पिछली बार वो 50 सीट से भी कम थी और इस बार वो ज़्यादा जा रही, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए आप कैसे चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके पास 7 तो सांसद इन्हीं के हैं, पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहीं रहता है, चुनाव प्रचार में बड़े बड़े नेता आए हैं, तो ये सब अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इनको फिर से इस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पर अगर पिछले 2017 के चुनाव का जो भी रुझान आए तो उस दौरान का जिक्र किया जाए तो 30 पर कांग्रेस थी, 48 पर आम आदमी पार्टी थी, 181 पर बीजेपी सिमट चुकी थी। और अब जो रुझान अब तक सामने आ रहा है, हालांकि इंतजार हर कोई कर रहा है कि किस तरह से पूरा क्लियर होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अभी फिलहाल जो स्थिति है वो 7 पर कांग्रेस, 120 पर आम आदमी पार्टी और 119 पर बीजेपी। तो क्या ये मानकर चलाया जाए कि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को दरकिनार करती हुई भी नजर आई है, रिप्लेस करे जा रही है। कांग्रेस तो हर जगह से दरकिनार ही करी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का तो आज आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस चुनाव को लेकर सीरियस ही नहीं है। चुनाव तो वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कर रही है। आप देखेंगे जितने भी चुनाव में हुए हैं, छोटे बड़े कोई भी चुनाव, कांग्रेस ने ऐसी गलतियां करी हैं जो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो कांग्रेस पे तो आज के समय में बात करना का कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि वो खुद ब खुद ये चीज़ें कर रहे हैं, उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। आज एक बात बताइए कि एमसीडी की 250 सीटों में अगर वो 10 सीटें नहीं पा रहे हैं और वो राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लिए घूम रहे हैं, तो उनको क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 2 सीटें पा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो उन चीज़ों को लेकर गंभीर ही नहीं है। चुनाव को लेकर अगर आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है और वो इतनी गंभीरता से आकर के अपने मुद्दों को उठा करके, और ये आज एक ऐसी परिस्थिति में वो बीजेपी के कांटे की टक्कर दे रही है, अभी परिणामों में कुछ भी हो सकता है। तो सोचने वाली तो बात यहाँ आकर के खड़ी होती है। तो अगर कांग्रेस अपनी चीज़ों को नहीं कर रही है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने तो चुनाव को अब ऐसे में कांग्रेस लगातार कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत हम कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूती दे रहे हैं, और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की इसी तरह की स्थिति बरकरार रहती है तो कांग्रेस के लिए तो बेहद हास्यास्पद हो जाएगा। अभी तो आप 24 की बात कर रहे हैं, चुनाव खत्म कहाँ हुए हैं। इसके बाद आने वाले समय में 24 से पहले हमारे ख्याल से 8-10 राज्यों में चुनाव हैं, और वो सारे चुनाव में बीजेपी आमने सामने कांग्रेस का सामना होगा। तो सवाल ये है ना कि जब आप भारत जोड़ो का मतलब लोगों को बता पाइए ना कि क्या है भारत जोड़ो। भारत टूटा हुआ है भाई, आप राहुल गांधी जी करना क्या चाह रहे हैं ये लोगों नहीं समझ पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं खुद ही समझ रहे हैं। भाई आपको वोट जनता से चाहिए, जनता आपको वोट देगी, जनता आपको चुनेगी। जनता को बता दीजिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, वही कन्फ्यूज है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि अभी पूरा देश ये नहीं समझ पा रहा है कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव थे, दोनों जगह आप आमने सामने से लड़ते हो, अब वहाँ पर आप नहीं हो, अब भारत जोड़ने के लिए आप कहाँ जा रहे हो। अब इस समय आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर आप घूम रहे हैं तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर इससे अच्छा तो राहुल गांधी जी 10 दिन एमसीडी में घूम दिए होते तो कम से कम 10 सीट बढ़ जाती। तो सोचने वाली बात है, जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो आप लड़ोगे कैसे 24 में। तो ये कांग्रेस की अगर रणनीति है तो वो तो बीजेपी के लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। बीजेपी तो इसी की तैयारी में है, क्योंकि उनको कांग्रेस से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस उनका विपक्ष है, और बाकी कि इस देश में बीजेपी के सामने कोई विपक्ष में आकर राष्ट्रीय राजनीति में नहीं खड़ा हो पाएगा। और इस बात को बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो इसलिए उनका सारा फोकस कांग्रेस को कमजोर करने में है, और पार्टियों से उनको कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो उसी पे वो काम कर रहे हैं। सारिका जी, एक बार फिर रुख आपका। हालांकि जब यहाँ पर आप लोग जनसभाएं कर रहे थे आपकी पार्टी के तमाम दिग्गजों की तरफ से, उत्तराखंड से मुख्य